2 दिन बाद सूरज सिंह मुआवजा लेने पहुंच गया था। मैं क्लिनिक से बाहर ही उसका मुंतजिर था। उसने हैरानी जाहिर की, बाहर क्यों खड़े हो? मैंने कहा क्योंकि अपनी साथी का इलाज होने के बाद क्लिनिक में रहना गैर मुनासिब लगता है। मैंने जुमानी अंदाज अपना कर उसे ये तासुर दिया गोया हम क्लिनिक छोड़ चुके थे। उसने बेयकीनी से पूछा, रकम का बंदोबस्त हो गया? मैंने कहा आओ मेरे साथ। मैं उसे पार्किंग के एक कोने में ले गया। आड़ में होते ही मैंने नोटों का बंडल उसकी जानिब बढ़ा दिया। वसूल करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। मसरत भरे लहजे में उसने हकीकत उगली। यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगा था आप धोखा देंगे। मैंने कहा मुसलमान धोखा नहीं देता सरदार जी। वादा खिलाफी करने वाले को इस्लाम में मुनाफिक कहा जाता है और ऐसा शख्स गैर मुस्लिम से ज्यादा नापसंदीदा होता है। वो बोला, आपका शुक्रिया किस तरह अदा कर सकता हूँ? उसके लहजे में इज्जत और एहतराम दर्राया था। मैं साफ गोई से बोला, हमारी मुलाकात को राज रख कर। वो अज़्म से बोला, सूरज सिंह गर्दन कटा देगा मगर आपका जिक्र किसी से नहीं करेगा। मैंने उसे जाने का कहा, तुम पहले निकलो, हमारा इकट्ठा जाना मुनासिब ना होगा। अलविदाई मुआनिका करके उसने मेरे गालों पर अकीदत भरा बोसा दिया और तेज कदमों से चलता हुआ रुखसत हो गया। उसके एक टैक्सी में बैठकर गायब होते ही मैं वापस चल पड़ा। लौरा बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। यकीनन मैंने खामखा की मुसीबत ही अपने सर मोल ले ली थी। न जाने मेरे इल्तिफात और तवज्जो को वो क्या समझती, मगर मेरे दिलो दिमाग में उसके लिए सिवाय हमदर्दी के कुछ भी नहीं था। अलबत्ता उसे छोड़कर जाना इसलिए बेहतर न समझा कि उस वक्त हमारी तलाश उरूज पर थी और मैं जानता था कि कुछ दिनों ज़ेरे ज़मीन रहना बेहतर होगा। यूं भी डीनू की मौत के बाद मुझे किसी साथी की जरूरत थी और मुफ्त में एक पेशावर स्नाइपर का मिल जाना नेमते गैर मुतरक्किबा ही था। उस बेचारी को मालूम नहीं था कि शुक्ला असल में मेरा हदफ था। गोया उसे गलत फहमी में रखने का मकसद किसी फायदे का हुसूल या उसकी नजर में अच्छा बनने की कोशिश नहीं थी। मैं फकत अपने मिशन की भनक उसे नहीं लगने देना चाहता था, क्योंकि गिरफ्तार होने पर तशद्दुद का सामना होते ही उसने हकीकत उगल देनी थी। मुमकिन था वो सख्त जानी का मुजाहिरा करते हुए अजियत झेल जाती, मगर मुझे क्या जरूरत थी कि खतरा मोल लेता। अपने मिशन से आर्जी ताल्लुकदार को लाइल्म रखना ही एहतियात थी। अगला हफ्ता मैंने तहखाने में बिताया। इस दौरान लौरा का जख्म बेहतर होना शुरू हो गया था। अच्छी दवाइयों के इस्तेमाल और बेहतरीन देखभाल की बदौलत उम्मीद थी कि उसने जल्द ही बिस्तर छोड़ देना था। फिल्मों ड्रामों में गोली लगने के 10 मिनट के बाद ही हीरो साहब बिल्कुल ठीक होकर दुश्मनों की ठुकाई करते नजर आते हैं, जबकि हकायक उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। कोई भी जख्म ठीक होने में वक्त लगता है और ऐसी हालत में हीरोपन सिर्फ फिल्मों में ही दिखाना मुमकिन है। उन दिनों खुली फरागत थी। मैं और लौरा देर तक गप्पे हाँकते। वो अफगानिस्तान के वाकयात कई बार दोहरा चुकी थी। उसका मानना था कि निक स्टुअर्ट मुझसे बेहद मुतासिर बल्कि डरा हुआ था। लौरा भी मुझसे सख्त नफरत करती थी, क्योंकि मैंने उनकी बादशाहत में दखिल होकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। मेरा नामालूम होना उन्हें मजीद तपा रहा था। निक स्टुअर्ट मुझे अफगानिस्तान या पाकिस्तान का बाशिंदा मानने को तैयार न था। वो समझता था कि मैं किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का स्नाइपर था और मुआवजा लेकर मुजाहिदीन का साथ दे रहा था। एक दिन कहकहा लगाते हुए बोली, याद है जब तुमने कोबरा गिराया था? कसम से उस दिन तुम जिन भूत लगे थे और फिर हमारे कई आदमियों को तुमने जिस तरह घेरा था कि 3-4 ही जान बचा पाए थे। मैंने कहा, तुम्हें भी तो जिंदा छोड़ दिया था। वो खिजालत से बोली, मैं भी कितनी बेवकूफ थी। तुमने कहा खड़ी हो जाओ और खड़ी हो गई। मैंने नाक भूं चढ़ाई। बेवकूफी कैसी? क्या खड़ा होना बायसे नुकसान हुआ था? वो उदासी से बोली, सच तो ये है कि निक ने कहा था खड़ी हो जाओ, वो तुम्हें गोली नहीं मारेगा। क्या पता था अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा है। मैंने पूछा, तुम्हें पसंद था? उसने असबात में सर हिलाया, बोली, हाँ हम शादी करने वाले थे। मैं साफ गोई से बोला, तुम्हारी खुशकिस्मती थी कि मुझे अपनी पलवशा की तलाश में जाना पड़ा, वरना मजीद 2-3 माह वहाँ जरूर गुजारता और दूसरी बार मौका मिलने पर मेरी उंगली ट्रिगर दबाते हुए कतन ना झिझकती। वो मुंह बनाते हुए बोली, राजा झूठ बोलने की कोई हद होती है। मैंने हैरानी से कहा, झूठ कैसा? वो बोली, मेरी तीमारदारी में यूं लगे हुए हो कि मेरा कोई सगा भी इतनी देखभाल न करता। मैं बोला, कहीं पढ़ा था कि औरत दिल से सोचती है और बिलाशुबा इसमें कोई मुबालगा नहीं। बेवकूफ, मैं तुम्हारी तीमारदारी नहीं कर रहा, खुद छुपा हुआ हूँ। मैं इंडिया का शहरी नहीं हूँ कि आजादी से घूम फिर सकूं। उसने खफगी भरे लहजे में मुझे गलत साबित करना चाहा। बोली, छुपने की जरूरत क्यों पेश आई? भाग जाओ, मेरे इंतकाम लेने से तुम्हें क्या मतलब? मैं जुमानी लहजे में बोला, क्या लगता है तुम्हारे इंतकाम के लिए वक्त जाया करता फिर रहा हूँ?
اس نے تیز لہجے میں پوچھا تو کس کے لیے کر رہے ہو؟ میں شرارتی لہجے میں بولا صرف اس امید پر کہ شاید ڈیٹ پر جانے کو تیار ہو جاؤ۔ اس نے مجھے تکیا مارا بےہودہ اور میں ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ ساتھ والے کمرے میں ایک سیاہ رو ٹانگ پر پلستر چڑھائے موجود تھا۔ اس کا نام دھرمو دادا معلوم ہوا تھا۔ گو ایسے غنڈوں کو پولیس والے نہیں چھیڑتے، نہ ایجنسیاں ان سے دشمنی پالتی ہیں، مگر ان کی آپس کی دشمنیاں اور جھگڑے کچھ کم تباہ کن نہیں ہوتے۔ میں نے ایک دو بار گپ شپ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے اظہار ناگواری اور ناپسندیدگی کو دیکھ کر مجھے پیچھے ہٹنا پڑا۔ بس نرس سے سرسری سا معلوم ہوا تھا کہ وہ ممبئی کا دادا دھرمیش عرف دھرمو تھا اور کسی دوسرے دادا سے جھگڑے کے بعد اس حال کو پہنچا تھا۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ غنڈوں کے گروہ ایک دوسرے سے یوں برسر پیکار ہوتے ہیں کہ طاقتور گروہ مخالفین کا ایک بندہ بھی باقی نہیں چھوڑتے۔ آپس کی لڑائی میں دھرمو دادا کے گروہ کی اکثریت فنا ہو چکی تھی اور بچنے والے منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ خود دھرمو دادا بھی مرتے مرتے بچا تھا اور اب ڈاکٹر اشوک کے پاس چھپا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اشوک میں یہ خوبی دیکھی تھی کہ بات کا کھرا اور وعدے کا پکا تھا، دھوکہ دہی اور راز فاش کرنے کے سخت خلاف تھا۔ دھرمو دادا کے ساتھ والے کمرے میں ایک لڑکی رچنا کماری ایڈمٹ تھی۔ اس کے پیچھے بھی کوئی با اثر لوگ پڑے تھے۔ بیچاری برے حال میں وہاں تک پہنچی تھی۔ اسے وہاں پہنچانے اور فیس وغیرہ ادا کرنے والا بھی کوئی سیٹ ہی تھا۔ اصل معاملہ نرس کو بھی معلوم نہ تھا۔ چوتھے کمرے میں ادھیڑ عمر کا ایک شخص 2 دن پہلے ہی پہنچا تھا۔ اس کا نام تو آنند پٹیل معلوم ہوا تھا اور اس کے وہاں موجودگی کے بارے میں نرس کو کوئی اندازہ نہ تھا۔ بظاہر وہ زخمی نہیں تھا، مگر مخصوص دوائیاں اسے باقاعدگی سے کھلائی جا رہی تھی۔ نرس کا نام رمیتا کور تھا۔ وہ سکھ تھی، کافی باتونی اور خوش مزاج، البتہ شکل و صورت بالکل گئی گزری تھی۔ میں اس سے بھی گاہے گاہے گپ شپ کر لیتا۔ رات گئے 2-3 دفعہ باہر جا کر کلینک کی مکمل عمارت کا جائزہ بھی لے آیا تھا۔ اور ایسا کیوں کیا تھا؟ یقیناً اس بارے میں کئی بار وضاحت کر چکا ہوں کہ جاسوس ہر کمین گاہ میں سب سے پہلے فرار کا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ رمیتا کے ساتھ تھوڑی گپ شپ کر کے میں واپس لوٹ آیا۔ خود کو چاق و چوبند رکھنے کو میں کمرے کے اندر ہی ڈنڈ پیلتا، اٹھک بیٹھک کرتا اور ایک دوا اور ایسی مشق کرتا جس کے لیے بھاگ دوڑ کی ضرورت نہ پڑتی۔ لورا اب غسل خانے اور بیت الخلاء تک خود چلی جاتی۔ ابتدائی 2-3 دن تک یہ خدمت مجھے ہی سر انجام دینی پڑی تھی۔ کمرے میں ٹی وی لگا ہوا تھا، اب ہمارے بارے میں خال ہی کوئی خبر آتی۔ 2-3 دن ہمارا ذکر زور و شور سے ہوتا رہا تھا۔ نئے مسائل سامنے آتے ہی ہمارا ذکر کم ہونے لگا۔ امید تھی مہینہ گزرنے تک ہم عوام کی نظر میں بھولے بسرے ہو جاتے، البتہ ایجنسیاں اتنی آسانی سے بھولنے پر تیار نہیں ہوتی۔ وقت کا اندازہ گھڑی دیکھ کر ہی کرتے تھے۔ ڈنر میں نماز عشاء کے بعد ہی کرتا تھا۔ لورا بھی میرا ساتھ دینا پسند کرتی۔ کھانے کے بعد میں تہہ خانے ہی میں تھوڑی چہل قدمی کرتا، گاہے گاہے مفلر سے چہرہ ڈھانپ کر بھی باہر نکل جاتا۔ سائلنسر لگا پستول تو سوتے وقت بھی میرے پاس ہی ہوتا تھا۔ اس دن بھی باہر گھومنے کو دل چاہا اور میں محتاط انداز میں چلتا ہوا تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ تہہ خانے کا رستہ دوائیوں کی ایک الماری سے ہو کر گزرتا تھا۔ ڈاکٹر اشوک کے کلینک میں 2 تہہ خانے تھے۔ ایک تہہ خانے سے اس کا سارا عملہ واقف تھا، جبکہ دوسرے تہہ خانے کے بارے میں چیدہ افراد ہی جانتے تھے۔ میں کلینک کے صحن سے ہو کر عقب میں پہنچا اور سیڑھیوں کے ذریعے چھت پر چڑھ گیا۔ کھلی فضا میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے میں چھت پر گھومتا رہا۔ میں بالکل درمیان میں ٹہل رہا تھا تاکہ دور سے دیکھا نہ جا سکوں۔ اچانک پارکنگ کی طرف سے شور ابھرا۔ میں متجسس ہو کر کنارے کے قریب ہوا۔ کسی مریض کو لانے والے تیز رفتار رکشے نے نئی ٹویوٹا کار کی عقبی بتی توڑ دی تھی۔ کار کا مالک بآواز بلند رکشے والے کو ڈانٹ رہا تھا۔ رکشے والے کا لجاجت بھرا لہجہ اور منت اس کی نظر میں کسی اہمیت کا حامل نہ تھا۔ بیمار کے لواحقین رکشہ ڈرائیور کو آگے بڑھنے کا کہہ رہے تھے۔ رکشے والے کو اپنے مسئلے میں الجھا پا کر ایک مرد نے مریض کو بازوؤں میں بھرا اور کلینک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مریض 10-12 سال کا بچہ تھا اور یقیناً بے ہوش تھا، کیونکہ اس کے بازو بے جان انداز میں جھول رہے تھے۔ کار اور رکشے والے کا جھگڑا اتنا اہم نہیں تھا کہ میں مزید وہاں کھڑا رہتا۔ مڑنے ہی لگا تھا کہ نظر پارکنگ میں داخل ہوتی کھلی چھت والی جیپ پر پڑی۔ اس میں 3 افراد سوار تھے۔ ٹویوٹا کار نے کلینک تک جانے کا راستہ بند کیا ہوا تھا۔ جیپ ڈرائیور نے تیز ہارن بجایا۔ کار والا جوش تکلم میں جیپ پر دھیان نہیں دے سکا تھا۔ ڈرائیور کے ساتھ اگلی نشست پر براجمان شخص نیچے اترا اور اس کا تھپڑ چٹاخ کی آواز کے ساتھ کار والے کی گدی پر لگا۔ وہ غصے میں بکتا چھکتا
پیچھے مڑا مگر جیپ والوں کا حلیہ دیکھتے ہی اس کے غصے کے غبارے سے ہوا نکل گئی۔ نمستے کے انداز میں ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے شاید معذرت کی تھی اور فوراً ہی کار میں بیٹھ کر جیپ کے لیے رستہ خالی کرنے لگا۔ رکشے والے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بھاگنے کی سوچی۔ میری نظریں جیپ والوں پر گڑی تھی۔ داخلی دروازے سے جیپ اندر کر کے انہوں نے مختصر سے صحن میں روکی اور دندناتے ہوئے بارادری میں داخل ہو کر میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ان کا انداز خطرے کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے پارکنگ اور باہر کی جانب نگاہ دوڑائی مگر ان کا کوئی ساتھی نظر نہ آیا۔ میں بھاگ کر سیڑھیوں کے قریب پہنچا۔ توقع تھی انہوں نے ڈاکٹر اشوک کے دفتر میں جانا تھا۔ سیڑھیاں اتر کر میں محتاط انداز میں چلتا ہوا ڈاکٹر اشوک کے دفتر کی عقبی کھڑکی کے پاس پہنچا۔ وہاں کھیل شروع ہو چکا تھا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے تھے اور اس میں باریک جالی لگی ہوئی تھی۔ کمرے میں جاری گفتگو بڑی آسانی سے سنی جا سکتی تھی۔ میرے کانوں میں پہلی آواز ڈاکٹر اشوک کی پڑی تھی۔ آپ جائزہ لے سکتے ہیں جناب، کرخت لہجے میں دھمکایا گیا۔ تمہاری سمجھ میں شاید میری بات نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر اشوک عاجزانہ لہجے میں بولا، عرض کر چکا ہوں نا، میرے پاس صرف ایک تہہ خانہ ہے۔ اچانک چٹاخ کی آواز ابھری، ساتھ ہی زہریلے لہجے میں پوچھا گیا، کچھ یاد آیا؟ ڈاکٹر اشوک احتجاجی لہجے میں بولا، آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ ایک اور آواز ابھری، باس اسے گولی مار کر نرک میں بھیج دو، تہہ خانہ خود ڈھونڈ لیں گے۔ ڈاکٹر اشوک انکار پر قائم تھا، بولا، یقیناً آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ تب مجھے اس کی جرت پر حیرانی ہوئی۔ ہتھیاروں کے سامنے انکار پر ڈٹنا خاصا دشوار ہوتا ہے اور 2 نمبر کاموں میں ملوث افراد تو ہلکا سا فائدہ پا کر بھی راز اگل دیتے ہیں اور وہ راز رکھنے کو جان دینے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ ایسے بندے ضائع ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ میں اس کی مدد کو ذہنی طور پر تیار ہو گیا تھا، البتہ حملہ آوروں کی پہچان مجھے نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کون تھے اور کسے ڈھونڈ رہے تھے۔ آیا ان کا مطمع نظر میں اور لورا تھے یا کوئی اور تھا؟ سرغنہ مکروہ انداز میں بولا، درشن تم ڈاکٹر کے بیٹے اور بیوی کو لے آؤ تاکہ اس کی یادداشت بہتر بنائی جا سکے۔ ڈاکٹر نے احتجاج کرنا چاہا، آپ ایسا نہیں کر سکتے میں۔ اچانک چٹاخ چٹاخ کی بلند آوازیں ابھری، ساتھ ہی سرغنہ پھنکارا، ہم کیا کر سکتے ہیں یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارا روزمرہ کا کام قتل و غارت ہے اور یقیناً باقی سارے جرم قتل سے کم درجے ہوتے ہیں۔ وہ بولا، وعدہ کریں میرے دوسرے مریضوں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ سرغنہ اطمینان سے بولا، تمہارے بیوی اور بچے کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ڈاکٹر لجاجت سے بولا، میں نے آج تک کسی کا راز فاش نہیں کیا۔ میری نظر میں یہاں آنے والے مجرم اور بے گناہ ایک برابر ہوتے ہیں۔ پلیز مجھے اپنی نظروں میں گرنے سے بچا لو۔ اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہارا دشمن یہاں چھپا ہے تو اس کے باہر نکلنے کا انتظار کرو، یہاں چند دن سے زیادہ کوئی نہیں ٹھہرتا۔ سرغنہ دھاڑا، الو کے پٹھے، کیوں اپنی بیوی کی عزت اور بیٹے کی جان کے دشمن بن رہے ہو؟ بھاڑ میں گئے تمہارے اخلاقیات، چلو ہمیں رستہ دکھاؤ۔ اس نے شاید ڈاکٹر کو دروازے کی طرف دھکا دیا تھا۔ میں بھاگتے ہوئے سامنے پہنچا، بارادری سے گزر کر راہداری میں گھسا۔ لوگوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ ڈاکٹر اشوک مزمحل انداز میں تہہ خانے کی طرف جا رہا تھا۔ تینوں غنڈے اس کے عقب میں چل رہے تھے۔ کسی بھی ذی شعور کو اندازہ لگانا مشکل نہ ہوتا کہ ڈاکٹر ان تینوں کے نرغے میں ہے۔ البتہ ہسپتال وغیرہ میں پریشان لوگوں ہی کی آمد رہتی ہے۔ بیچاروں کو اپنے مریض کے بارے میں اتنی تشویش ہوتی ہے کہ کسی اور کے مسئلے پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ میں لاؤبالی انداز میں ان کے پیچھے چل پڑا۔ راہداری کمروں کے اختتام پر بائیں جانب مڑ رہی تھی اور مڑنے کے بعد 2 کمرے چھوڑ کر سب سے آخر والا کمرہ، جس کا دروازہ راہداری کے بالمقابل بنا تھا، دوائیوں کا اسٹور تھا۔ وہیں ایک الماری اس مہارت سے دروازے میں ڈالی گئی تھی کہ وہ بظاہر صرف دوائیوں کی الماری نظر آتی۔ اس میں مختلف دوائیاں بھری ہوئی تھیں مگر جوں ہی ایک خفیہ ہینڈل دبا کر الماری کو دھکیلا جاتا، پوری الماری گھوم جاتی اور نیچے جاتی سیڑھیاں نظر آتی۔ ان کے غائب ہوتے ہی میں اسٹور روم میں گھسا۔ الماری کو انہوں نے کھلا چھوڑ کر میرا کام آسان کر دیا تھا، ورنہ دوبارہ الماری کھلنے پر وہ چوکنے ہو جاتے۔ اب رستہ صاف تھا۔ میں نے محتاط انداز میں اندر جھانکا۔ ایک آدمی نے رمیتا کور کے سر میں پستول کا دستہ رسید کیا تھا۔ وہ بیچاری میز پر ہی اوندھے منہ لمبی پڑ گئی تھی۔ 2 آدمی ڈاکٹر اشوک کے ہمراہ دھرمو دادا کے کمرے میں گھس گئے تھے جبکہ ایک باہر رک گیا تھا۔ اس کی توجہ ہمارے کمرے کے دروازے کی طرف تھی۔ پھر میں نے اس کے قدم اس طرف بڑھتے دیکھے، تبھی اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے سائلنسر لگا گلاک سیدھا کیا۔ ہلکی سی ٹھک ابھری، گولی اس کی کھوپڑی کے عقب میں گھس گئی تھی۔ اگر رائفل کی گولی ہوتی تو یقیناً ماتھا
माथा फाड़ कर निकल जाती, मगर पिस्तौल की गोली में इतनी ताकत नहीं होती कि इतने फासले से सर में सुराख करके बाहर निकल जाए। वो औंधे मुंह गिरा। पुख्ता फर्श पर उसके गिरने और पिस्तौल के फर्श से टकराने की अच्छी खासी आवाज उभरी थी। सरगना ने पुकारा, ओए फजूल कत्ल न करो। मगर जिसे पुकारा गया था वो बेचारा खुद मकतूल बन चुका था तो क्या जवाब देता। मैं सुर्रत से सीढ़ियां उतरा और दरवाजे के करीब हो गया। उनकी बाहमी गुफ्तगू से असल मामला मालूम हो सकता था। साथी की खामोशी पर सरगना ने जवाब का इसरार नहीं किया था। वो धर्मू दादा से मुकालमेबाजी में मसरूफ था। बेचारे धर्मू दादा की तो कोई हालत ही नहीं रही। अफसोस हुआ लंगड़े दादा को देखकर। धर्मू बोला, घनश्याम, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम्हें सिर्फ मुआवजे से गरज होनी चाहिए और मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। घनश्याम का बुलंदो बांग तय कहा उभरा, तुम्हें जुर्म की दुनिया का कानून तो मालूम होगा कि कामयाब बेईमानी के लिए ईमानदारी शर्त है। धर्मू ने एहसान जताया, मैंने एक बार तुम्हारी जान बचाई थी। वो बोला, जान बचाई नहीं बख्शी थी, और मैं भी तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, जिंदा ही राजपूत दादा के हवाले करूंगा। ये कहते हुए घनश्याम ने कहा लगाया, बोला, यूं भी जिंदा पकड़ने का मुआवजा तुम्हें कत्ल करने से दुगना है। धर्मू ने लालच देना जारी रखा, अगर दुगने को मैं मजीद दुगना करना चाहूं तो। घनश्याम इनकार पर डटा रहा, बोला, बता तो दिया है। धर्मू ने पूछा, क्या राजपूत को मालूम है कि तुमने मुझे ढूंढ लिया है? घनश्याम हंसा, ये कोई मानी नहीं रखता। धर्मू ने पेशकश की, अगर उसे नहीं पता तो तुम मुंह मांगा मुआवजा लेकर मुझे एक दिन की मोहलत दे सकते हो, उसके बाद दोबारा मेरी तलाश में लग जाना। घनश्याम का कहा बुलंद हुआ, बोला, चंद टकों की खातिर अपनी कारकर्दगी को सवालिया निशान बना दूं। धर्मू ने लालच दी, तुम्हें अपना दस्ते रास्त बनाऊंगा। घनश्याम इस्तेहजाई अंदाज में बोला, तुम्हारे ग्रोह के बच जाने वाले अफराद ऐसे कोने खुदरों में छुपे हुए हैं कि उन्हें इकट्ठा करने के लिए सालों लग जाएंगे। धर्मू मायूसी से बोला, तो तुमने फैसला कर लिया है? घनश्याम ने अपने हलाक होने वाले साथी को आवाज दी जो जवाब देने से बहुत दूर जा चुका था, दर्शन आ जाओ, इसे चलने के लिए 2 बैसाखियां चाहिए होंगी। घनश्याम ने दूसरे आदमी को हुक्म दिया, देखो कंजर कहाँ मुंह मार रहा है। मैंने फौरन अपनी पीठ दीवार से जोड़ दी। दरवाजे से निकलते वक्त उसके साथी ने आवाज दी, दर्शन। दर्शन की लाश हमारे कमरे के सामने पड़ी थी। कदम बाहर रखते ही उसे लाश नजर आ गई, मगर उसे संभलने या घनश्याम को आगाह करने की मोहलत मैं नहीं दे सकता था। ट्रिगर दबाकर मैं नतीजा देखे बगैर बगूले की तरह कमरे में घुसा। डॉक्टर अशोक धर्मू दादा के सरहाने से 2 कदम हट कर खड़ा था। घनश्याम पाइंती के करीब खड़ा था। पिस्तौल हाथ में था जो उसने बेपरवाही से पकड़ा हुआ था। मेरी आमद को उसने अपने साथियों की आमद पर महमूल जाना, मगर फितरती तजस्सुस ने उसे दरवाजे की जानिब देखने की तरकीब दी और मुझ पर नजर पड़ते ही वो हैरानी और दुरुस्ती भरे अंदाज में बोला, कौन हो तुम? साथ ही उसने पिस्तौल सीधा करने की कोशिश की। उसके संभलने से पहले ही मैं ट्रिगर दबा चुका था। ठक की आवाज के साथ पिस्तौल उसके हाथ से छूट गया था। गोली ने शायद उसकी उंगली जख्मी की थी कि सी करते हुए उसने हाथ बगल में दबा लिया। मैंने अहमकाना अंदाज में पूछा, क्या गपशप हो रही थी? घनश्याम के होंठों से मुगलजात का तूफान उबल पड़ा। कुत्ते, तुम नहीं जानते तुम्हारा अंजाम कितना भयानक होगा। अच्छा कहते हुए मैंने दोबारा ट्रिगर दबाया। गोली उसके घुटने से आर पार हो गई। चीख मारते हुए वो कूल्हों के बल गिरा। कुर्सी संभालते हुए मैं इत्मीनान से बोला, तुम कुछ इंकिशाफ कर रहे थे घनश्याम जी। साथ ही डॉक्टर अशोक को कहा, डॉक्टर साहब प्लीज आप तशरीफ रखें। डॉक्टर अशोक खुश्क होते होंठों पर जबान फेरता हुआ जल्दी से बैठ गया। दूसरी गोली ने घनश्याम को मेरे इरादों की खबर दे दी थी। बोला, कौन हो तुम और क्यों कर रहे हो ऐसा? मौत को सामने पाकर अच्छों की हवा निकल जाती है और उसे भी जान के लाले पड़ गए थे। मैंने कहा, जल्दी काहे की है? पहले तुम अच्छे से भौंक लो, फिर अपने कुत्तों को आवाज दो कि एक माजूर को घसीटते हुए तेरे बाप राजपूत तक ले जाएं। बाद में सवाल जवाब हो जाएंगे। घुटने को दबाकर वो कराहते हुए बोला, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। डॉक्टर अशोक ने मुस्तरिब होकर उठने की कोशिश की। यकीनन एक डॉक्टर मरीज देखकर निचला नहीं बैठ सकता था। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और तंजिया अंदाज में घनश्याम से पूछा, धर्मू दादा की तुमसे क्या दुश्मनी थी? वो फौरन सुलह सफाई पर आ गया। ठीक है, झगड़ा खत्म करते हैं। मैं धर्मू दादा को कुछ नहीं कहता और हम खामोशी से वापस चले जाते हैं। मैंने कहा, जाने की इजाजत मिलने पर भी तुम अकेले ही वापस जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे साथी इस सहूलत से फायदा उठाने की हालत में नहीं है। एक छोटा सा वक्फा देकर मैं मुतबस्सम हुआ। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कौन सा जाने की इजाजत दे रहा हूँ जो साथियों के बिछड़ने पर तुम्हें दुख होगा। गम और गुस्से की शिद्दत से उससे बोला न गया। तुमने उन्हें मार दिया? मैं इत्मीनान से बोला, अगर जल्द ही मरहम पट्टी न की गई तो तुम भी उनके पास पहुंच जाओगे। डॉक्टर अशोक मुल्तजी हुआ, सर प्लीज मुझे इजाजत दें। मैंने घनश्याम का माजी करीब का रवैया याद दिलाया। डॉक्टर साहब, ये वही कमीना है जिसने आपके चेहरे पर थप्पड़ मारे थे। डॉक्टर
डॉक्टर मुसिर हुआ, वो इसका ज़र्फ था। मैंने कंधे उचकाए। ठीक है, आपकी मर्जी। डॉक्टर अशोक मरहम पट्टी का सामान लाने बाहर निकल गया। धर्मू दादा खामोश लेटा मेरी जानिब मुतवज्जे था। उसने 2-3 बार मेरी पेशकदमी को रुखाई और दुरुस्ती से ठुकरा दिया था, और अब इतने मुश्किल मरहले में उसकी जान बचाने का बायस बना था। उसका शर्मिंदगी महसूस करना बनता था। मैं घनश्याम को मुखातिब हुआ। डॉक्टर अशोक का सुराग तुम्हारे हाथ कहाँ से लगा? वो कराहते हुए बोला। धर्मू दादा का एक आदमी हाथ चढ़ गया था जो उसे क्लिनिक तक लाया था। मैंने पूछा, तुम्हारा यहाँ आना किसी के इल्म में है? वो घिघियाते हुए बोला, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वादा करता हूँ कभी इधर का रुख नहीं करूंगा। तुम्हारे कहना उसे भूल गया था। मैं मुस्कुराया। धर्मू दादा से क्या दुश्मनी थी? उसी वक्त डॉक्टर अशोक मरहम पट्टी के सामान के साथ अंदर आया और फर्श पर बैठकर उसकी जख्मी टांग की पतलून काटने लगा। मैंने कहा, डॉक्टर 15-20 मिनट में तुम्हारे घुटने की मरहम पट्टी करेगा और मैं 1 सेकंड में तुम्हारे दूसरे घुटने में भी सुराख कर दूंगा। इसलिए जो पूछा है उसका जवाब उगलो, और फिक्र न करो, मेरे पास तस्दीक के जराए मौजूद हैं। राजपूत दादा के छोटे भाई विशाल गुप्ता से मेरी गहरी वाकफियत है। ये सुनकर धर्मू दादा की आंखों में इज़्तिराब झलकने लगा। मैं उसे मुखातिब हुआ, धर्मू दादा तुम फिक्र न करो, तुम्हें इनके हवाले करने का कोई इरादा नहीं है। उसने हकीकत उगली। मैं राजपूत दादा को सरप्राइज देना चाहता था। मैंने अशोक को मुखातिब किया, डॉक्टर साहब बात सुने। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। मैंने कहा, पीछे हो जाएं, ये मरहम पट्टी किसी काम नहीं आने वाली। वो हैरान हो गया, क्या मतलब? मैंने ट्रिगर दबाकर घनश्याम के सर में गोली उतार दी। मेरा मतलब है, एक किराए के कातिल को जिंदा छोड़कर मैं आपकी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। पांव फर्श पर पसारते हुए डॉक्टर अशोक ने बेड से टेक लगा ली थी। ये बेहतर नहीं हुआ। मैंने कहा, अगर सोचते हो कि धर्मू के कत्ल के बाद ये आपको जिंदा छोड़ देता तो ऐसा बस आप सोच ही सकते हैं। वो बेबसी से बोला, इन लाशों का क्या करूं? मैं इत्मीनान से बोला, एम्बुलेंस में डालकर किसी वीरान जगह पर फेंक दें। उसने तजवीज दी, अगर पुलिस को बुला लें। मैं हंसा, अपनी छितरोल करवाने का शौक है तो मना नहीं करूंगा। डॉक्टर ने तकरार की, क्या वो नहीं जानते होंगे कि घनश्याम किराए का कातिल है? मैंने पूछा, उनके कत्ल का जिम्मेदार किसे ठहराओगे? उनकी आमद किस सिलसिले में हुई, क्या बताओगे? वो बोला, एम्बुलेंस के ड्राइवर को राजदार बनाना भी मुनासिब नहीं होगा। डॉक्टर अशोक का दिमाग चलना शुरू हो गया था। मैंने कहा, मैं एम्बुलेंस को ले जाऊंगा, अलबत्ता तुम इसकी पट्टी खोल दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर शक की जद में आए। गो मुंबई में सैकड़ों हजारों डॉक्टर होंगे, मगर अंदाजा करने वाले कयामत की नजर रखते हैं। शायद किसी को आपके पट्टी लपेटने के अंदाज, गांठ लगाने के तरीके, पट्टी की साख्त, जख्म पर लगाने के मरहम वगैरह से आप तक पहुंचने का सुराग मिल जाए। वो अस्बात में सर हिलाते हुए उसके घुटने से पट्टी खोलने लगा। धर्मू मुझे मुखातिब हुआ, आपका नाम नहीं जानता, मगर धन्यवाद, आपकी वजह से मेरी जान बची। मैंने बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए पूछा, राजपूत दादा के साथ तुम्हारी क्या दुश्मनी है? वो नफरत से बोला, वो दादा नहीं, सरकार का पिट्ठू है। एजेंसी के सर पर बदमाशी करता है। रॉ के बड़े बड़े अफसरों से दोस्ती गांठ रखी है, वरना हकीकत यही है कि एक घटिया मुखबर से ज्यादा हैसियत नहीं है उसकी। मैंने पूछा, सुना है तुम्हारे गुरोह का सफाया कर चुका है? वो दावे से बोला, ऐसा बस वो सोचता है। मैंने पूछा, हकीकत क्या है? वो बोला, किराए के कातिलों के सहारे वो ढूंढ रहा है। अगर इतना ही हिम्मत वाला था तो यूं न करता। मैंने पहला सवाल दोहराया, दुश्मनी की वजह क्या है? वो तफसील बताने लगा। बोला, उसके आदमी मेरे इलाके में नाजायज तसर्रुफ कर रहे थे। मुतवज्जे करने पर वो धमकियां देने लगा। हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी थी कि चुप के बैठे रहते। सख्ती से मुतनब्बे कर दिया कि उनके दोबारा ऐसा करने पर हम बंदोबस्ती कार्रवाइयां करेंगे। और उस घटिया शख्स ने अचानक ही मेरे अड्डों पर हल्ला बोल दिया। पुलिस और एजेंसियों की मदद भी उसे हासिल थी। संभलने से पहले मेरा नाकाबिले तलाफी नुकसान हो चुका था। मेरी जाती रिहाइश पर उसने बम ब्लास्ट करवाया। मैं बराह रास्त धमाके की जद में तो नहीं आया, अलबत्ता लोहे का मजबूत दरवाजा टांग पर गिरने से पिंडली की हड्डी टूट गई। एक साथी हिम्मत करके यहाँ पहुंचा गया। 2 माह हो गए हैं कि यहाँ छुपा हुआ हूँ। भगवान की कृपा से हड्डी जुड़ गई है, मगर पलस्तर उतरने में अभी चंद दिन लगेंगे। डॉक्टर अशोक अपना काम करके मेरा मुंतजिर खड़ा था। मैं नशिस्त छोड़ता हुआ बोला, मैं लाशों को ठिकाने लगा दूं, फिर गपशप करेंगे। धर्मू ने खुश दिली से सर हिला दिया। घनश्याम का पिस्तौल मैंने धर्मू की तरफ उछाला, अपने पास रखो, काम आएगा। पिस्तौल पकड़ते हुए वो बोला, धन्यवाद। घनश्याम की जेबों की तलाशी लेकर मैंने नकदी अपनी जेबों में मुंतकिल की। उसका मोबाइल फोन भी बंद करके जेब में डाला और उसकी लाश उठाकर चल पड़ा। चंद मिनट लगाकर मैं तीनों लाशों को स्टोर रूम में ले गया और फिर बारी बारी पहियों वाले स्ट्रेचर पर लाद कर एम्बुलेंस में मुंतकिल कर दिया। ड्राइवर आराम कर रहा था। डॉक्टर से डुप्लीकेट चाबी लेकर मैं एम्बुलेंस बाहर ले आया।
घंटे डेढ़ के बाद एक वीरान सड़क पर लाशें फेंक कर मैं वापस लौट आया। इस दौरान डॉक्टर अशोक ने नर्स को होश में लाकर तहखाने से खून वगैरह के निशानात साफ करवा दिए थे। डॉक्टर अशोक को राजदारी की ताकीद करके मैंने आराम करने का मशवरा दिया और खुद धर्मू दादा से गपशप करने लगा। कहते हैं हाथी जिंदा लाख और मरकर 1.25 लाख का हो जाता है। धर्मू पर भी ये मिसल सादिक आती थी, इस लिहाज से कि इंतकाम के जोश में अब किसी ज़ाब्ते को खातिर में न लाता। राजपूत के साथ सरकारी इदारे भी उसके दुश्मन थे और दुश्मनों के दुश्मन दोस्त हुआ करते हैं। सुबह की अजान तक मैं उससे गपशप करता रहा और फिर इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गया। लौरा सुकूनावर दवा के ज़ेरे असर सोई थी। उसे मालूम ही न था कि कितनी बड़ी वारदात गुजर चुकी है। बाज़ औक़ात बेखबरी भी बहुत बड़ी नेमत साबित होती है। मैं नमाज़े फजर पढ़कर सो गया।